इसी प्रकार ही जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं के आधार पर देशों में मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइमलाइन का चुना जाता है। और तो अब हम भारत के मानक समय रेखा चुनी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत के मानक समय को कैसे चुना गया है, और जो गुजरात और राजस्थान के बीच में इतना डिफरेंस है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो उनको कैसे इक्वल किया गया है। क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व में है और पश्चिम जो है, जो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और उसके अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। तो उन दोनों के टाइम को कैसे मैनेज किया गया है, किस मानक समय रेखा को भारत ने अपना है, उसके बारे में हम समझेंगे। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा अर्थात IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो भारत की जो मानक समय रेखा है उसको 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है। आइए देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये भारत का एक सिंपल रफ ड्रॉ है और इसके जो रेखाएं गुजर रही हैं, एक देशांतर रेखा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक देशांतर है जिसको हमने नाम दिया था 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर एक देशांतर को नाम दिया था 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर था और ये भी पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर, ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। क्योंकि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए सबसे पहले सूर्योदय होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और ये और इसके बीच में टाइम का डिफरेंस है वो होता है आपका लगभग 2 घंटे, अर्थात 2 घंटे पहले यहाँ पर सूर्योदय हो जाएगा, 2 घंटे पहले हो जाएगा और 2 घंटे बाद सूर्योदय यहाँ पर होगा। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ है, तो उस इंटरनेशनल लॉ को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, नोट अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश का मानक समय 7.5 के गुणक पर चुना जाएगा। अर्थात जो कोई भी देश अपना मानक समय निर्धारित करेगा उसको 7.5 के गुणक पर उसका मानक समय चुनना होगा। अर्थात वो जिस भी मानक समय को चुनेगा वो 7.5 से विभाजित होना चाहिए। इसलिए जो देश है उनके मानक समय में ऐसे डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर किसी का 5 है तो दूसरे का 5:30 होगा, 5:30 होगा, तीसरे का 7:30 होगा,
किसी का 8 होगा, अर्थात एक 30 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। 30 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं होगा कि किसी का मानक समय 5:28 है, 5:26 है, 8:09 है, ऐसे नहीं होगा। 30 के डिफरेंस में देखने को मिलेगा कि किसका जो किसी देश का मानक समय है वो 7 हो सकता है, तो दूसरे का 7:30 होगा, तीसरे का 6:30 हो सकता है, चौथे का 5:30 हो सकता है, 8:30 का हो सकता है, यानी 8:30 33 का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ऐसे जो बीच के जो मिनट हैं 26 मिनट 27 मिनट, उनका डिफरेंस हमने देखने को नहीं मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी देश की मानक समय 7:30 के गुणों पर चुना जाएगा। तो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसी अनेकों रेखाएं खींच रही है 68 से 68 से 69, 17, 72, 75, 79, 81, 82, 82 वाली जो लाइन है, ये 82 वाली जो लाइन है, इसको भारत का मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना गया है। अब आपके मन में विचार उठ सकता है कि 82 को ही क्यों माना गया है? 82 को इसलिए माना गया है क्योंकि 68 और 97 के बीचों बीच में जो लाइन है वो 82 है, और दोनों के बीच मीडिएटर को क्या माना गया है? मानक समय माना गया है। बीच में क्या 82 आ रहा था, इसलिए 82 को ही मानक समय रेखा मान लिया गया है। देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। और ये मानक समय जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? तो उनमें शामिल है यहाँ पर है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इनका भी क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण में पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, और दक्षिण से उत्तर के क्रम में भी पूछ लेगा। तो 5 राज्य है जिनसे गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो ये रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, कहाँ से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसको कहा जाता है इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। प्रयागराज के मिर्जापुर, प्रयागराज में एक जगह है मिर्जापुर, और मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट है। चूंकि मिर्जापुर एक जिला है तो जिले में भी एक जगह पड़ती है नैनी। तो नैनी से ये रेखा भारत में प्रवेश करती है। नैनी नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो इस प्रकार हमने जो मानक समय रेखा है भारत की मानक समय रेखा के बारे में जाना। तो ये भारत की मानक समय रेखा थी। तो इसमें हमने आज बहुत कुछ सीखा। कर्क रेखा के बारे में सीखा, पृथ्वी पर कितने प्रकार के कटिबंध निर्माण होते हैं, जो जैसा कि हमने पढ़ा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। भारत की स्थिति के बारे में जाना कि भारत की स्थिति कहाँ पर है और उसकी स्थिति का पर भारत का क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में जो 3 डेट मैंने बताई थी, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, 23 सितंबर को फिर 0 डिग्री पर लंबवत होता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 सितंबर को सूर्य बिल्कुल दक्षिण में मकर रेखा पर चला जाता है, इसलिए भारत में शीत ऋतु आ जाती है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और 23 मार्च को पुनः सूर्य जो है वो 0 डिग्री देशांतर पर लंबवत हो जाता है, और जो पूरी पृथ्वी है उस पर दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वही सबसे छोटा दिन होता है। और ध्रुवों पर बर्फ क्यों जमी रहती है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होता है, ये हमें जानने का प्रयास किया। भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे किया गया है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब आज हमने जानने का प्रयास किया। और आशा है कि जो आज कुछ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और कुछ फैक्ट को जाना है वो आपको याद रहेंगे, और आप निरंतर नोट्स बना सकते हैं।
जियोग्राफी के, और जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी से जो कुछ भी आगे और हम पढ़ेंगे उसके भी निरंतर नोट्स बनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा और हम इन कक्षाओं को निरंतर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।